हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक कहानी प्रेमचंद की कफन पे बात करेंगे। कफन कहानी 1936 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यह कहानी चाँद पत्रिका में 1936 में प्रकाशित हुई थी और प्रेमचंद की ये अंतिम कहानी थी दोस्तों। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को उर्दू में लिखे थे जो जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। ठीक है। और कुछ जो है कि आलोचकों का मन है मतलब मत है कि ये कफन कहानी प्रेमचंद की मौलिक कहानी नहीं है बल्कि उर्दू से हिंदी में आई हुई है दोस्तों। तो इनके मुंशी प्रेमचंद जी 1907 से 1916 तक दोस्तों ये कहानी उर्दू में लिखा करते थे। तो ये तो इनकी जो है कि कहानी 1936 में प्रकाशित हुई है, लेकिन कुछ आलोचकों का ये विचार है कि यह कहानी जो है उर्दू से हिंदी में लिखी गई है, मतलब उसको बदल दिए हैं दोस्तों। आइए देखिए 1907 से 1916 तक की जो कहानियाँ थी ये उनकी उर्दू में ही थी दोस्तों। फिर इन्होंने हिंदी में 1917 से 1936 तक कहानियाँ लिखे थे और प्रेमचंद की यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कफन दोस्तों 1936 में जो लिखी गई थी यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। और सबसे पहले इनके पात्रों पे बात करेंगे। इसमें घीसू बेटा है उनका माधव और माधव की पत्नी है बुधिया। ये तीन लोगों की ये कहानी है दोस्तों। आइए चलते हैं कहानी का वाचन करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की आवाज़ बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। क्या कर रही है? जवान बेटे की जो बीवी है दोस्तों वो क्या कर रही है? प्रसव पीड़ा से पछाड़ खा रही है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बे बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर, क्यों नहीं जाती। देखिए दोस्तों उस समय समाज की ये स्थिति है कि अपना खुद का पति कह रहा है। देखिए चलते हैं आगे। देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। दोस्तों ये लोग थोड़े आलसी टाइप के थे। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। दोस्तों ये लोग थोड़ा काम नहीं करते थे। और बताना चाहूँगी कि यह कहानी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है दोस्तों और आरपीएससी के सिलेबस में है। तो दोस्तों कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहाँ कहानी से अब बीच बीच से कोटेशन पूछे जा रहे हैं कहानी में। आइए चलते हैं। जब 2-4 फाके हो जाते घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच जाता और जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ने या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। ठीक है दोस्तों विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी
खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। उसका मतलब लेखक यहाँ लिखा है दोस्तों, गन्ना है। घीसू ने आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिह्न पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुआ देहांत हो गया था, मतलब घीसू की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील कर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बगैरतों का दोजख भरती रहती। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख लो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। दोस्तों, उस समय की दयनीय स्थिति पे आप देखें, लेखक यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। तो वहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। देख रहे हैं, दूसरा लगा दिया है लेखक। थोड़ा ठहर के विचार कीजिए। आइए आगे चलते। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो मुझे तो तुम ही जाकर देखो ना। प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। यहाँ पे वो आलू को छोड़ के जाएगा तो वो सारा खा जाएगा, बस इतना सा मतलब है, इसलिए वो जा नहीं रहा है उसको देखने। देखिए, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। दोस्तों, गौर फरमाइए। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं घर में। यहाँ पे तेल होगा दोस्तों, सोठ गुड़ और तेल। आगे चलिए। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। आइए दोस्तों आगे चलते। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से बहुत कुछ अच्छी नहीं न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वह फटे हाल में तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो
नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू की बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इन कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वह भोजन नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ मिठाई खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियाँ खाई। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। और अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले की पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल, पर हाथ रोके हुए मगर वे हैं कि दिए जाते। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। ठीक है दोस्तों, देखिए माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था जब तो सबको किफ़ायत सूझती। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो, मुझ पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 21 पूरियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोती ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेडुलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी। ठीक है, आगे चलिए देखिए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाथ हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन भागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या हुआ, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई।
रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुर्दा माँ हमें दगा दे गई, अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे चल, दूर से हो यहाँ से, यो तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। वह जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के यहाँ के नाम का ढिढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। दोस्तों, अभी आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि कितने रुपए मिले, तो 5 रुपए नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सिलेबस में है आपके। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, और जैसे ही पूर्व निश्चित योजना के अंदर चले, वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुंजिया ताबकतोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या होता, क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं को अपने निष्पापता का साक्षी बना रहा हो, दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घिसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा और अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिलाया पिलाकर, अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने की दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ पैसे थे, थोड़े पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त शान से बैठकर पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के
बाद माधव के मन में एक शंका जागी, भोला क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इसे भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया, पर वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वह हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। तुम पूछेगी तो ज़रूर, तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, अब तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते, शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर से के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी और भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहले अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाढ़ी कमाई है, पैसे हैं, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वह वैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी, किसी की सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी। वह न वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझा, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैया ठमका में ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी, कूदने भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये रही दोस्तों कफन कहानी। तो आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस कहानी से आपको कितनी सीख मिली और फिर आप कितना संवेदनशील हो पाए दोस्तों, आप एक कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर नियमित बने रहें दोस्तों। यदि आपको आपकी कोई भी बुक नहीं मिल रही हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।